दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं, जहां पे आज हम अपने 493 नंबर पर चर्चा करने चल रहे हैं। फिजिक्स की बात की जाए दोस्तों तो आज हमारा ये 38 नंबर का लेक्चर है, 38वां लेक्चर है दोस्तों ये हमारा फिजिक्स में। ठीक है, तो काफ़ी लेक्चर आपको पीछे दिए जा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म के बारे में दोस्तों हम विस्तार से चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन्हीं सवालों का जवाब हम अपनी क्लास में प्राप्त करने वाले। ठीक है, सवालों की बात करें तो पूरे 14,790 सवाल आज आपके पूरे होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इन सवालों का जवाब आपको देना आता है या नहीं आता। नहीं आएगा तो मैं हूँ समझाने के लिए, घबराइए नहीं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे, आपको भरोसा हो कि नितिन सर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को दोस्तों एक बार मेरे कहने से ज्वाइन कीजिए। हमने कंप्लीट हिस्ट्री का बैच लॉन्च किया, एक बार आप उसे ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन अगर ना भी करना हो तो कम से कम एक बार डेमो जरूर देखिएगा। ठीक है, डेमो का कोई चार्ज हमारे यहाँ नहीं होता है। ऑनलाइन क्लास का भी हम डेमो प्रोवाइड करते हैं। आपको प्ले स्टोर से नया एप्लीकेशन हमारा जो है उसे डाउनलोड कर लेना है, स्टडी 91 ऑफिशियल। ठीक है, अपने आप को वहाँ रजिस्टर्ड कर लेना है। उसके बाद डेमो क्लास आपको वहाँ दिख जाएगी कंटेंट के फोल्डर में, तो आप जाके विषय का डेमो देखिए। एक बार डेमो देखने के बाद डिसाइड कीजिए कि बैच हमें ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, आपको लगता है यूट्यूब पे जो क्लासेस दी जाती हैं अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पेड कोर्स का 10% मात्र है। ये जो क्लास आप देख रहे हैं, अगर आप बहुत खुश हो रहे हैं यूट्यूब पर पढ़कर तो ये मात्र 10% है। 90% चीज़ें तो आपको बताई नहीं जा रही है। आप कह सकते हैं या तो उसके लिए समय नहीं है या जो भी मान लीजिए, आप एक बार कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको खुद ही लगेगा कि कितना बड़ा जो है अंतर है। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं सवालों पर, पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि चुंबकीय रेखाएं होती हैं। ठीक है, चुंबकीय रेखाएं क्या होती है दोस्तों? कहीं कहीं दिखती है क्या? कहीं दिखती तो है नहीं। चुंबकीय रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चुंबकीय रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यह हमने मान लिया है केवल। ठीक है, दिखती नहीं है। प्रत्यक्ष अगर आंखों से देखा जाए तो क्या दिखेंगी? क्या नहीं, चुंबकीय रेखाएं दिखती नहीं है, यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये पहली बात आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल करा चुंबकीय रेखाओं की संचरण की दिशा क्या होती है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इमेज में आपको दिखाऊं। ठीक है, यहाँ पर एक इमेज देखिए, ये संचरण की दिशा आप देख रहे हैं। ठीक है, ये चुंबकीय रेखाओं के संचरण की दिशा देख रहे हैं और इस तरह से कुछ नजारा आ रहा है आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ वही सवाल कर रहा है कि चुंबकीय रेखाओं के संचरण की दिशा क्या होती है। ठीक है, हर बच्चा जानता है कि ये जो चुंबकीय रेखाएं होती है जो काल्पनिक हैं, ये चुंबक के अंदर जाती फिर बाहर आती। ठीक है, लेकिन किस तरफ? उत्तर से दक्षिण या फिर कैसे होती हैं? तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये ध्रुव के बाहर होती। पहले दो पॉइंट यहां पे नोट करिए। ठीक है, पहले 2 पॉइंट, चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर। ठीक है, जो रेखाएं चुंबक के बाहर हैं वो कैसे चलेंगी, और जो रेखाएं चुंबक के अंदर से गुजर रही हैं, जो काल्पनिक रेखाएं चुंबक के अंदर से गुजर रही हैं, वे कैसे रहेंगी? तो जो बाहर वाली हैं दोस्तों, उनको याद रखेगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। ठीक है, की तरफ ये रेखाएं दोस्तों गमन करती, इस तरह से लगता है। ठीक है, लेकिन ये होता है चुंबक के बाहर। जब आप चुंबक के अंदर आएंगे तब ये दक्षिण, भाई मान लो ऐसे है और कोई रेखा दोस्तों ये इधर जा रही तो फिर वापस भी तो आएगी। तो उसी चीज को मैं समझा रहा हूं कि बाद में क्या होता है, यह अंदर में बदल जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, यह जो होता है यह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ हो जाता है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ हो जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो संचरण की दिशा पूछा तो एक सवाल, लेकिन यहां अधूरा सवाल है। इसको पूछना चाहिए कि चुंबक के बाहर संचरण की दिशा क्या होती है, चुंबक के भीतर चुंबकीय रेखाओं के संचरण की दिशा क्या होती है। सवाल इस तरह से इसको पूछना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या है कि डिटेल में पढ़ ही रहे हैं तो चीजें हमें पता है कि किसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है या कैसे प्रश्न किया जा सकता है, ये अच्छी से हम लोगों को
पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल दे रहा है, कह रहा चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होती है दोस्तों, यह एक प्रकार की सदिश राशि होती है। सदिश राशि दोस्तों इसलिए होती है क्योंकि इसमें दिशा की भी जरूरत होती है और परिमाण की भी जरूरत पड़ती है। जहां दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जहां दिशा की आवश्यकता न हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। दिशा की जरूरत नहीं है, अदिश राशि। परिमाण की तो तब भी होगी, लेकिन दिशा की जरूरत जहां नहीं होती उसे अदिश बोलते हैं। ठीक है, कह रहा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दोस्तों क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो मात्रक होता है टेस्ला। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, टेस्ला जो मात्रक है ना, यह एसआई पद्धति में होता है। ठीक है, एसआई पद्धति में चुंबक का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, यह टेस्ला होता है। मान लो कभी इसी सवाल को ऐसे पूछ दे कि सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तब टेस्ला नहीं होगा, तब आपका जवाब हो जाएगा गॉस। ठीक है, क्या जवाब हो जाएगा, गॉस। ठीक है, गॉस। गॉस को गॉस भी लिखते हैं, गॉस। ठीक है, गॉस या गॉस कब, जब आपसे पूछे सीजीएस पद्धति में। ठीक है, सीजीएस। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, सीजीएस पद्धति में लिखे तब। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है ना, ये नहीं समझ पाता है कि भैया एग्जाम में एसआई पद्धति में पूछा है या सीजीएस पद्धति में पूछा है। आज भी अगर सवाल सीजीएस पद्धति में दे दे तो ज्यादातर बच्चा आंख मूंद कर टेस्ला करके चला आएगा। क्यों, वो रटा है, वो रटा है टेस्ला ही मात्रक होता है, और वो ये नहीं रट पाया कि टेस्ला एसआई पद्धति में होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक टेस्ला नहीं होता है, गॉस होता है। ये आप याद रखेंगे। गॉस के आते ही एक अगला सवाल बनता है कि एक गॉस का मान कितना होता है दोस्तों, एक गॉस का मान कितना होता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है एक गॉस किसके बराबर होता है। ठीक है, एक गॉस जो दोस्तों ये किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 10 की घाते -4, -4 क्या, टेस्ला। 10 की घाते -4 टेस्ला के बराबर होता है। या फिर इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो आप ये कह लीजिए, ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं कि एक टेस्ला बराबर 10 घाते 4 मतलब कितना होगा, 10 दहा में 100, दहा में 1000, दहा में 10,000। ठीक है, यानी 10,000, 4 शून्य लगा लीजिए। ठीक है, तो 10,000 गॉस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 गॉस हो जाएगा। तो एक टेस्ला बराबर कितना होता है, 10,000 गॉस होता है। या फिर एक गॉस बराबर 10 की घाते -4 टेस्ला भी होता है दोस्तों। तो इसको भी आप याद रखेंगे। कहीं दिक्कत आपको, ठीक है, अरे मैंने केवल पलट दिया भाई। आप सोच रहे होंगे सर एक टेस्ला में 10,000 गॉस कैसे हो गया, यहां तक आ रहा है कि एक गॉस में, अरे तो माइनस में आंकड़ा है ना, माइनस नहीं देख रहे हो, उसकी वजह से दोस्तों ये हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला दे रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण दोस्तों क्या होते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं का 2 गुण होता है दोस्तों। पहला तो ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, दूसरा ये सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक वक्र का निर्माण करती हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, या उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव लिखना है ना, दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेगा, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को या परस्पर, ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, नहीं काटती, चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये इनकी खासियत है, चुंबकीय बल रेखाओं की खासियत है कि कभी भी ये रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ये बात आप याद रखेंगे। डायनमो का नाम तो सुना ही होगा। डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाते हैं, ये डायनमो वास्तव में क्या है। डायनमो दोस्तों एक तरह का यंत्र होता है, एक तरह का विद्युत जनरेटर होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, डायनमो क्या है, तो डायनमो एक तरह का विद्युत जनरेटर है। जनरेटर मतलब क्योंकि उत्पादन करता है, ठीक है, विद्युत का। ठीक है, और ये करता क्या दोस्तों, यह यांत्रिक ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि बताइए ये डायनमो वास्तव में क्या है, हम डायनमो को बड़ा डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन जब जनरेटर की बात करते हैं तो हर किसी के घर फंक्शन होता है। फंक्शन में आपके घर जनरेटर का इस्तेमाल जरूर होता होगा। भाई जब ज़्यादा लाइटें लगेंगी तो उनको बिजली कहाँ से मिलेगी। ठीक है, आप लाइट के भरोसे नहीं रह सकते, तो जनरेटर आप मंगाते हैं। वही जो जनरेटर है दोस्तों, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करता रहता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। करंट डायनेमो और विद्युत मोटर जो है ये दोनों किस सिद्धांत पर काम करते हैं, दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, डायनेमो क्या करता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, लेकिन जो विद्युत मोटर है, ये मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें दोस्तों, ये विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा में। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, घर का जो मोटर लगा होता है, ये मोटर बिजली लेकर के फैन को चलाता है, और जनरेटर पहले दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा से बिजली पैदा करता है। ठीक है, तो दोनों में उल्टा सिस्टम है। या क्या अभी फिलहाल ये पूछा कि इन दोनों तरह की युक्तियों में, चाहे डायनमो हो चाहे विद्युत मोटर हो, ये दोनों किस मेथड पर काम करते हैं, तो ये दोनों विद्युत चुंबकीय मेथड पर काम करते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट डायनमो द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन होता है। डायनमो क्या दोस्तों, तो डायनमो को हमने कहा, डायनमो एक तरह का जनरेटर होता है। और जनरेटर दोस्तों करता क्या है, तो जनरेटर का काम होता है कि किसी भी तरह की यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में दोस्तों बदल देता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ये डायनमो का काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है कि घरों में प्रयुक्त बल्ब प्रत्यावर्ती धारा, जहां कहीं प्रत्यावर्ती धारा दे देगा तो हम क्या समझ जाएंगे, एसी करंट की बात कर रहा है। घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा से प्रकाशित होने पर बल्ब जो है वो जलता बुझता रहता है, लेकिन हमें इसका आभास नहीं होता है। ठीक है, क्यों, एक्चुअली में जो एसी लाइट आती है वो जब किसी बल्ब में मिलती है ना, तो बल्ब जलता बुझता रहता है, लेकिन हमें तो कभी दिखाई नहीं देता, हमें बल्ब तो लगातार जलते हुए दिखता है। उसका कारण यह है दोस्तों कि जब बल्ब का तंतु हीट हो जाता है, तो जैसे भाई एक ही सेकंड में कई बार बल्ब जलता बुझता है, तो जैसे उसको एनर्जी हटती है, वो फिलामेंट ठंडा होना शुरू ही होता है, तब तक फिर बिजली आ जाती है, फिर वो गर्म हो जाता है, फिर ठंडा होना शुरू, फिर वो गर्म हो जाता है, फिर ठंडा, फिर गर्म हो जाता है। तो ये क्रिया चलती रहती है, इसलिए फिलामेंट कभी बुझा हुआ हमें दिखता ही नहीं है। जब तक कि विद्युत प्रवाह एकदम से रुक ना जाए, तब तक ये फिलामेंट हमें बुझा हुआ नहीं दिखता है। तो इसी को बोलते हैं दृष्टि निर्बंधन के कारण। ठीक है, इसको वैसे हम क्या कहते हैं, एक कारण ये भी मानते हैं, दृष्टि निर्बंधन के कारण ऐसा होता है कि हमारी दृष्टि जो है उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर पाती है। लेकिन ये एक अलग मामला है। मैं आपको अपने भाषा में अभी क्या समझाया कि बल्ब का फिलामेंट, ठीक है, बल्ब का फिलामेंट अत्यधिक गर्म रहता है और धारा प्रवाह रुकने पर उसके ठंडा होने से पूर्व ही ठीक है, विद्युत धारा पुनः प्राप्त हो जाती है, और बल्ब जल उठता है। ठीक है, हो जाती है और बल्ब जल उठता है। ठीक है, जल उठता है, और ये लगातार होता रहता है। इस वजह से दोस्तों हमें दिखाई नहीं देता कि कब ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये बताइए समझ में आया कि नहीं, आराम से समझिए, सब समझ में आएगा, कोई प्रेशर नहीं रखना आपको। कर विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो अभी भी मैंने बताया था कि दोस्तों ये जो विद्युत मोटर है, ये विद्युत मोटर का काम क्या होता है। विद्युत मोटर दोस्तों हमेशा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है,
यह क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में दोस्तों बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तभी तो दोस्तों मोटर के सहारे जो है पानी उनी जो है छत पे चढ़ाया जाता है, ठीक है, ये उसी से हो पाता है। तो इसका काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना, ये दोस्तों इसका काम है। आगे बढ़िए, कर कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जो होता है दोस्तों ये प्रायः जल जाता है, ठीक है। कह रहा है कि अगर वोल्टेज कम मिलता है तो मोटर जल जाता है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर आपको खाना पीना ना मिले तो आपकी शरीर कमजोर नहीं हो जाओगी, फिर आप पूछ रहे हो कि जल कैसे जाता है। एक बात ये बताओ, अगर जैसे जितना वोल्टेज की जरूरत है, अगर उतना वोल्टेज इस मोटर को नहीं मिलेगा तो मोटर क्या करेगा, विद्युत धारा को अत्यधिक खींचने का प्रयास करेगा, ठीक है। लिखेगा मोटर, ऐसे लिखेगा, इसको अपने भाषा में लिखिए, मोटर कम वोल्टेज में ही ठीक है अत्यधिक विद्युत धारा खींचता है, ठीक है, या खींचने का प्रयास करता है, ठीक है, प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसको उतना विद्युत तो चाहिए, चाहे वोल्टेज लो हो चाहे हाई, उतना चाहिए। तो दोस्तों वो अत्यधिक विद्युत धारा खींचने का प्रयास करता है, ठीक है। और इस कारण मोटर का कॉइल गर्म हो जाता है, ठीक है। मोटर का कॉइल जो अंदर की होती है दोस्तों, कॉइल गर्म हो जाता है, गर्म होकर जल जाता है। ऐसे लिखिए शॉर्टकट में कि गर्म होकर जल जाता है, ठीक है। होता क्या दोस्तों, अगर प्रॉपर बिजली मिलता रहता तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, क्योंकि वोल्टेज डाउन था इसलिए अत्यधिक विद्युत धारा खींचनी पड़ती थी, और उसका प्रभाव, उसका दबाव कहां पड़ता है, मोटर की कॉइल पर पड़ता है, और कॉइल जल जाता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि कम वोल्टेज रहे जब तो मोटर मत चलो। मान लो लाइट एकदम डीम है, अब मोटर ऑन कर दोगे जल जाएगा, टीवी ऑन कर दोगे जल जाएगा। कोई भी डिवाइस जिसको ज्यादा विद्युत धारा की जरूरत है, अगर उसको आप कम वोल्टेज पर ऑन कर देंगे तो उसका जलना स्वाभाविक है, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, तो इस तरह से याद रखेंगे। चलिए, और यही काम ज्यादा में भी होता है। बहुत हाई वोल्टेज आ गया, अब उसको कम चाहिए था, अब ज्यादा आ गया, तो ज्यादा विद्युत धारा अगर प्रवेश कर जाएगा तो भी मोटर जल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में चीजें होती हैं, कम वोल्टेज तो जितना प्रॉपर बना है उसको उतना ही वोल्टेज की जरूरत होती है, ठीक है। करा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है, ठीक है। चलिए, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है तो समझ में आता है। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र होने का क्या कारण है दोस्तों, क्योंकि इसके लिए जाना पड़ेगा आपको पृथ्वी के गर्भ में, और पृथ्वी का गर्भ जो दोस्तों ये किससे बना हुआ है दोस्तों, निकिल और फेरस से बना हुआ है, ठीक है। तो जो पृथ्वी के गर्भ है दोस्तों, वहां निकिल और फेरस मौजूद है, ठीक है। लिखिएगा गर्भ में, ऐसे लिखिएगा, पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के दो बातें, अंदर का बाहर का दोनों समझना पड़ेगा। पृथ्वी के गर्भ में निकिल प्लस फेरस, ठीक है, फेरस यानी लोहा, ठीक है, लोहा है, लोहा विद्यमान है। ये मैं कोर की बात कर रहा हूं, लेकिन अच्छा ये जो लोहा और निकिल है, जब दोस्तों ये पृथ्वी के कोर में है, तो जब कभी बाहर, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, ये पृथ्वी का कोर हो गया, ये पृथ्वी का कोर हो गया। कोर के बाहर दोस्तों ये पृथ्वी का मेंटल का एरिया, मेंटल, ठीक है, मेंटल, पृथ्वी का जो मेंटल का एरिया होता है दोस्तों, और मेंटल के बाद दोस्तों ऊपर आप देखेंगे तो क्रस्ट का एरिया होता है, ठीक है। ये बाहर वाले एरिया को क्रस्ट बोलते हैं या भूपर्पटी बोलते हैं, ठीक है, भूपर्पटी बोलते हैं, ठीक है। हमको भी पढ़ाने के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि मैं कहां से कनेक्ट करूं आपको याद हो जाए। अब देखो मामला है कि अंदर है निकिल और फेरस यानी लोहा और निकिल, और बाहर जो मेंटल वाली परत है वो दोस्तों बहुत होती गर्म। जब वो गर्म होती दोस्तों बाहर वाली परत, तो लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा कोर की बाहरी परत गर्म होने के कारण, कोर की बाहरी परत गर्म होने के कारण एक विशेष प्रकार की संवहनी धारा उत्पन्न होती है। एक विशेष प्रकार की संवहनीय धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। एक संवहनी धारा उत्पन्न होती है, और यही जो धारा है इसी को हम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मानते हैं, ठीक है। तो अगर यानी सर एक बात कंफर्म है कि अगर अंदर जो है निकिल फेरस नहीं होता तो धारा नहीं पैदा होती, बिल्कुल सही, नहीं पैदा होती। और अगर बाहरी परत गर्म नहीं होता
तो भी दोस्तों धारा नहीं पैदा होती। तो ये सारी चीजें दोस्तों एक आवरण बनाती हैं, एक जो है आवश्यकता बनाती हैं, तब दोस्तों ये जाकर के जो है धारा पैदा होती है, इसको ध्यान रखेंगे। करा लौह यानी लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन में से कौन सा तत्व प्रकृति में अनुचुंबकीय है? देखिए यहां चुंबकीय का मतलब है आकर्षण, समझिएगा पहले बात को, ठीक है। यहां दो चीजें शब्द मिलेगा, एक शब्द मिलेगा चुंबकीय और दूसरा शब्द मिलेगा अनुचुंबकीय, ठीक है। तो आप पहले समझिए चुंबकीय और अनुचुंबकीय का अर्थ यहां पे क्या है। चुंबकीय का अर्थ दोस्तों यहां पर होता है आकर्षण, जिसके अंदर आकर्षण का गुण विद्यमान हो वो चुंबकीय है, ठीक है। जिसके अंदर आकर्षण का गुण न विद्यमान हो, आकर्षण का गुण नहीं होता, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अनुचुंबकीय, ठीक है। अनुचुंबकीय, यहां मामला क्या? अनुचुंबकीय। लोहे में आकर्षण का गुण होता है, हाइड्रोजन में भी होता है, ऑक्सीजन में दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन जो दोस्तों, ऑक्सीजन में, ठीक है, ये जो O2 को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें ये अनुचुंबकीय होता है, इसमें किसी भी तरह का चुंबकीय गुण नहीं होता है, इसलिए मैंने इसे अनुचुंबकीय कहा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 8 है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? तो इसका परमाणु क्रमांक है 8, ठीक है, 8वें नंबर पे आता है, तो इसलिए 8 परमाणु क्रमांक है। ये सब बातें भी याद रखेंगे, ठीक है। करा फायर अलार्म जो है दोस्तों, ये फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, फायर अलार्म दोस्तों होता क्या है, जहां कहीं आग लग जाता है तो ये अलार्म अपने आप दोस्तों बजने लगता है। हॉस्पिटल में, रेस्टोरेंट में या मॉल वगैरह में, जितने भी कॉमर्शियल प्लेसेस होते हैं, वहां गवर्नमेंट का कहना है कि भाई आप फायर अलार्म लगा के रखिए। ये किस पर, इसमें किसका उपयोग होता है? तो फोटो सेल का उपयोग होता है इसमें, ठीक है। किसका यूज किया जाता है इसमें यूज होता है फोटो सेल का, ठीक है, फोटो सेल का यूज करते हैं दोस्तों। तो इसको आप जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे। फायर अलार्म आग को पहचानता है और पहचान करके एक सायरन देता है, और उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक सारी प्रक्रिया होती है, फिर अपने आप जो पानी उनी का पाइप बना हुआ वो अपने आप ऑन हो जाता है और वहां से वो आग को बुझाने का प्रयास करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक दोस्तों मैं आपको कुल 6 विषय पढ़ा चुका हूं, जिसमें 3 इतिहास का पार्ट है, 1 संविधान का पार्ट है और 2 जो दोस्तों भूगोल का पार्ट है। तो 6 विषय तो मैंने विधिवत पढ़ा दिया। जो आज आप देख रहे हैं कि भैया 493 नंबर का लेक्चर है, तो ये 493 कैसे है? क्योंकि दोस्तों ये जो फिजिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, ये फिजिक्स पढ़ना शुरू किए थे 456 से और पढ़ते पढ़ते आ गए 493 पे, ठीक है। तो आज हम जो 38वां लेक्चर अपना कवर कर रहे हैं, वो दोस्तों इसी वजह से कवर कर रहे हैं कि यहां, और 456 के पहले मैंने ये विषय पढ़ाए हैं। सब कुछ फ्री में है, आप जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो बहुत बच्चे परेशान थे, तो वैदिकी का नाम से दोस्तों एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड कर लीजिए वैदिकी ऐप, वहां से दोस्तों आपको जो है सारी नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर कौन सा मान अंकित होता है? तो दोस्तों आप कभी ट्यूबलाइट उठा के देखिए तो उस पर लिखा रहता 6500 के, ठीक है। क्या लिखा रहता है? 6500 के। ये दोस्तों के का मतलब तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि के इक्वल टू केल्विन होता है, ठीक है। लेकिन इतना कहने से कुछ पता नहीं चलता कि 6500 के का मतलब है क्या। एक्चुअली जिस किसी ट्यूबलाइट के ऊपर 6500 के लिखा होता है, उसका सीधा सा अर्थ होता है कि वह सफेद रंग की नीली, सफेद और नीले रंग के मिक्स प्रकाश की वो ट्यूबलाइट है। यह 6500 के एक तरह से प्रकाश के रंग को दर्शाता है, ठीक है। ये 6500 के ये क्या दर्शाता है दोस्तों? तो ये दर्शाता है प्रकाश का रंग। क्या दर्शाता है? प्रकाश का रंग, और प्रकाश का रंग यहाँ श्वेत और नीला होता है, ठीक है। श्वेत और नीला, श्वेत नीला मिक्स प्रकाश जो होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम बोलते हैं 6500 के। अपने अपने भाषा में है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप थोड़ा ध्यान देंगे, आज के पहले ये आपको नहीं पता था। अब ट्यूबलाइट लेके देखिएगा जरूर कि ऐसा है क्या। आगे देखिए, कह रहा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई? ठीक है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। देखिए ये जो ब्यूरो बना था, इसको किस अधिनियम के तहत पहले स्थापित किया गया ये बताइए। तो एक अधिनियम है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, एक अधिनियम है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम।
यह अधिनियम आया था 2001 में। कब आया था? यह अधिनियम आया था 2001 में। यानी एक बात तो तय है, अगर इसी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है तो एक बात तो पक्का है कि 2001 के बाद ही ये ब्यूरो बना होगा, क्योंकि जब ये अधिनियम नहीं था तो ब्यूरो कहां से रहता। तो आप समझ गए। तो ये जो बना है ब्यूरो, ये बना है दोस्तों 1 मार्च सन 2002 को। ठीक है, 1 मार्च नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन ये 2002 जरूर याद रखेगा। और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो 2001 है, ये कई बार पूछ लेता है ऐसे सवाल कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, बस इतना सा सवाल पूछ लेता है तो 2001 बताएगा। लेकिन ये ब्यूरो जो बना है दोस्तों, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ये 2002 में इसको स्थापित किया गया, इसे याद रखेंगे। करा यदि कई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं। ठीक है, हमारे घरों की लाइटें कैसी होती है दोस्तों? ठीक है, तो लिखिएगा घरों की लाइटें। ठीक है, घरों की लाइटें दोस्तों इसी क्रम में जुड़ी होती हैं, समानांतर क्रम में। करा यदि कई बल्ब को एक परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हो और एक बल्ब दोस्तों फ्यूज हो जाए, ठीक है, तो अन्य बल्बों की क्या प्रतिक्रिया होगी? लिखिएगा अन्य बल्ब जलते रहेंगे। ठीक है, अन्य बल्ब जलते रहेंगे। ठीक है, अन्य बल्ब जलते रहेंगे। अब अगला ही सवाल आपका आ गया, क्यों जलते रहेंगे? क्योंकि अलग से ठीक है परिपथ का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे मत लिखिए, समझे नहीं आएगा मैं क्या लिख दिया आपको। ऐसे लिखिए क्योंकि अलग से, ठीक है, बल्ब के लिए, क्योंकि बल्ब के लिए अलग से अलग अलग ठीक है तार होते हैं। ठीक है, अलग अलग तार होते हैं। अच्छा, आपके घर में देखिए एक बल्ब फ्यूज होगा तो क्या पूरा घर का बल्ब फ्यूज हो जाएगा? कोई नहीं जलेगा, ऐसा थोड़े होता है। ऐसा कहां होता है? जो श्रेणी क्रम में जो बल्ब लगे होते हैं वहां पर ऐसा होता है कि एक फ्यूज तो सब फ्यूज, कोई भी एक फ्यूज हो जाए सब फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कहां तक वो डिपेंड करता है कि भैया जैसे विद्युत धारा यहां से प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए यही कोई बल्ब फ्यूज हो गया तो यहां तक का पूरा बंद हो जाएगा। मान लो यहां कोई बल्ब फ्यूज होगा तो यहां तक जलेगा, लेकिन इसके बाद का नहीं जलेगा। समझ रहे हैं ना? वो भी डिपेंड करता है कि विद्युत धारा के आने की दिशा क्या है और किस तरफ बह रही है, उस आधार पे होता है। एक चीज मैं समझाऊं आपको, दिवाली वाले के टाइम हम लोग घरों पे झालर लगाते हैं, तो झालर दोस्तों क्या होता है ना, वो श्रेणी क्रम पे बना होता है। अब ऐसे भी झालर आ गए हैं जो समानांतर क्रम पे बने होते हैं। नहीं, पुराने समय में झालर श्रेणी क्रम पे आता था, और श्रेणी क्रम वाले में दिक्कत क्या होती थी कि एक फ्यूज हुआ तो उसके नीचे का जलता ही नहीं था। आपको ध्यान होगा अगर आपने घर में यूज किया होगा तो। अब चेंज हो गया है, अब फ्यूज होता तो जलता रहता है। तो समझ जाओ, अगर जलता रहता है इसका मतलब क्या है कि वहां पर समानांतर क्रम में दोस्तों तार, कोई ना कोई एक्स्ट्रा तार गया होगा जो सभी को एनर्जी दे रहा होगा। ठीक है, पावर दे रहा होगा। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। मैं देखो यार कोई चीज अपने भाषा में पढ़ाता हूं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स भाषा में, किताबी भाषा में पढ़ाने लगूंगा तो फिर फिजिक्स से आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। ठीक है, तो मेरी मजबूरी है कि मैं इसी तरह से सिखाऊंगा। करा सजावटी लड़ियों में ऐसी लड़ियां मतलब वही, ठीक है, लड़ियों का मतलब क्या है? झालर की बात कर रहा है। ठीक है, करा जो सजावटी झालर होते हैं, ठीक है, इसमें बल्ब जो होता है ये किस क्रम संयोजन में संयोजित रहता है? तो ये श्रेणी क्रम में लगा रहता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में लगा। और इसकी खासियत क्या है? यदि एक बल्ब फ्यूज हुआ, यदि एक बल्ब फ्यूज हुआ तो आगे के सभी बल्ब बुझ जाएंगे। ठीक है, आगे के सभी बल्ब बुझ जाएंगे। या एक फेल हुआ तो सब फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप थोड़ा जो है ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, करा इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार जो न्यूट्रल वायर होता दोस्तों उसका रंग कैसा होता है? तो न से न्यूट्रल, न से नीला। हमेशा याद रखिएगा, न्यूट्रल। अगर अंतरराष्ट्रीय कलर देखेंगे, देखिए डिपेंड तो आप पे करता, ना लगाई नीला, हम पीला लगाएंगे, लगा दे भाई तेरा घर, तू जो चाहे वो लगा सकता है? जैसे किसी ने जिद में आ गया, हमको नफरत है नीला से, नहीं लगाना नीला, हम हरा लगाएंगे, लगाओ हरा। हम तो यहाँ मेथड की बात कर रहे हैं ना कि अंतरराष्ट्रीय जो रंग कोड है वो लगा दोगे नीला तो कोई, नीला की जगह हरा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कल को जब घर में शॉर्ट सर्किट होगा और कोई इलेक्ट्रिशियन आएगा
तो वो थोड़े जानेगा तुम क्या किए थे। वो तो अब भाई अगर नियमता चलोगे तो नियमता, अगर नियम पे रहोगे तो सारी चीजें बेहतर रहेगी आपके लिए। तो न्यूट्रल के लिए जो यहाँ पे बना है वो बना है नीला रंग, ठीक है, नीला रंग यानी ब्लू रंग, ठीक है। और इसीलिए होता है कि हर जगह एक जैसा कानून हो, हर जगह एक चीजें लागू हो, ताकि इलेक्ट्रिशियन को कहीं दिक्कत ना हो। नहीं बेचारा इलेक्ट्रिशियन आके किससे पूछेगा, भैया ये कौन वाला मेन लाइन का, कौन न्यूट्रल का है, कितनी बार पूछेगा भाई, समझो ना। कह रहा यदि वायर के व्यास को आधा कर दिया जाए, पहले सर ये बताइए व्यास माने क्या होता है, वेद व्यास की बात तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। व्यास वेद व्यास को नहीं बोल रहा, डायमीटर को कहा जाता है। रेडियस और डायमीटर दो चीज होते हैं, याद रखिएगा। व्यास बराबर होता है त्रिज्या गुणे त्रिज्या, ठीक है, 2r, ठीक है, त्रिज्या गुणे 2, ठीक है। त्रिज्या का 2 गुना दोस्तों हमेशा क्या होता है, व्यास होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे क्या कर लिया, एक गोला बना लिया, तो ये दोस्तों ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या है। और ये जो पूरा देख रहे हैं ये दोस्तों व्यास है, ठीक है, समझिएगा। जो पूरा हो व्यास है, जो आधा हो त्रिज्या है। तो कह रहा यदि वायर के व्यास को सीधा डायमीटर को ही क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, त्रिज्या को नहीं आधा किया, सीधा व्यास को आधा कर दिया। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। तो प्रवाहित धारा का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, अरे यार वो और 2 गुना स्पीड से डाउन हो जाएगा। अगर इसको तुमने 1/2 किया ना, तो समझो जो मान होगा वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। मान कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। वो डिपेंड करता है ये कितने पे जा रहा है, ठीक है। ये जितने पे रहेगा, ठीक है, उसी हिसाब से दोस्तों, जैसे 1/2 आए तो 2/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप जो है अपने समझ से याद रखेंगे। कह रहा विभवांतर, विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध यदि आधा कर दिया जाए तो धारा का मान दोस्तों क्या होगा, अब ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर देखिए ध्यान सुनिएगा, परिपथ का प्रतिरोध इधर आपने क्या किया, 1/2 किया, ठीक है। और उधर दोस्तों धारा का मान पूछ रहा है, उधर धारा का मान बढ़ गया। धारा का मान इसको जितना से आधा करोगे वो उतने पे चला जाएगा, तो धारा का मान याद रखेगा 2 गुना हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। वहां 1/2 किए थे तो 1/4 हो गया, यहाँ 1/2 किए तो 2 गुना चला गया, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे। आगे देखिए, कह रहा किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य, कोई विद्युत सर्किट है और उसके 2 बिंदुओं के मध्य 1 इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है। कह रहा मान लो कोई विद्युत सर्किट है, उसमें कोई 2 बिंदु ले लीजिए, कह रहा उनके बीच में कोई आवेश जो इधर से उधर भागता हो क्या है, अरे उसी को ये क्या कहलाता है दोस्तों, इसी को तो विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभवांतर। विभवांतर मतलब विभव में अंतर, विभव का मतलब ही होता है आवेश, और आवेश जो चेंजेस होता है दोस्तों उसी को विभवांतर हम बोलते हैं। तो इसको याद रखेगा, ठीक है, विभव में अंतर, समझिएगा। कह रहा अच्छा विद्युत चालक है, ठीक है। हम अच्छा विद्युत चालक किसे मान सकते हैं, है तो बहुत सारा, जैसे सबसे बढ़िया विद्युत चालक चांदी होता है, ठीक है, तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है, लेकिन ये इतना आसान चीज ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। लोहा भी दोस्तों अच्छा विद्युत चालक है। ग्रेफाइट लिख लीजिए, ये अच्छा सवाल है, हाँ यही पूछ रहा होगा ये, ठीक है। ग्रेफाइट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ग्रेफाइट को अच्छा चालक माना जाता है। ग्रेफाइट को क्यों पता है, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। यही कारण है कि ग्रेफाइट को अच्छा चालक कहते हैं। जबकि अगर हीरा उदाहरण ले लें, हीरा, क्या सर हीरा अच्छा चालक नहीं है, नहीं, ठीक है। हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है, मुक्त, या कह सकते हैं कि हीरा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं, इसलिए दोस्तों हीरा जो होता है यह चालक नहीं है, ठीक है। हीरा जो होता है यह चालक, विद्युत का चालक नहीं है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। कौन चालक है दोस्तों, तो याद रखेगा जो अच्छा चालक है वो ग्रेफाइट है, ठीक है। इसे ग्रेफाइट को विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा बिजली संचरण, संचरण मतलब स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। बिजली संचरण के लिए लोहे के बजाय, ठीक है, लोहे के बजाय तांबे के तार को प्राथमिकता दी जाती है। अगर लोहे में बिजली उतर सकती है तो अपने घर की वायरिंग में हम तांबा क्यों यूज करते हैं, बताइए, हम लोहा क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि लोहे की अपेक्षा तांबा में दोस्तों अत्यधिक मात्रा में विद्युत प्रवाहित हो सकती है, बस यही कारण है।
तांबा में लोहे की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में विद्युत प्रवाहित होती है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा तांबे के तार में अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, विद्युत प्रवाहित होती है, ठीक है, विद्युत प्रवाहित होती है, ठीक है। इसी कारण लोहे का लगा देंगे तो प्रवाह स्लो हो जाएगा, तांबे का लगा दे, अरे सिंपल यार, 2 लेन का रोड है, 4 लेन का रोड है, एक्सप्रेसवे वही समझ लो, ठीक है। एक्सप्रेसवे मतलब चांदी एकदम धुआंधार, लेकिन बहुत महंगा है, ठीक है। उसी तरह से आप आ जाएंगे 4 लेन 6 लेन, 4 लेन 6 लेन का है, ठीक है, ये 6 लेन है, तांबा जो है 6 लेन का है, एल्युमिनियम जो है 4 लेन का हो गया, और बाकी लोहा जो है 2 लेन का मान लीजिए, ठीक है। आप इस तरह से कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ धारा कितना तेज बहती होगी, ठीक है, और किसका क्या कारण है, ठीक है। आगे बढ़िए, करेक्ट कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं होता, ठीक है। करेक्ट कौन सा घोल ले लें जो बिजली का चालक नहीं है। बहुत सारे घोल हैं, पता नहीं परीक्षा में क्या दे दे, परीक्षा में देगा जो मैं आपको बता रहा हूं, यही इसी में से कोई भी एक देगा, दे सकता है ग्लूकोज का घोल, क्या दे सकता है, ग्लूकोज का घोल, ठीक है, या शुद्ध वर्षा का जल, ठीक है, शुद्ध वर्षा, जो एकदम शुद्ध वर्षा का जल होता है ना, वो भी याद रखिएगा, या शुद्ध पानी आप बोल लीजिए, वर्षा का जल नहीं बोलिए बल्कि बोलिए शुद्ध जल, ठीक है। या फिर जो आसुत जल होता है, ठीक है, जो आसुत जल होता है, ये सब के सब दोस्तों क्या है, ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं। क्यों विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, कारण क्या सर, कारण क्या है, तो कारण लिखेगा इसमें आयन नहीं पाए जाते, ठीक है। कारण क्या है, इसमें आयन नहीं पाए जाते, आयन नहीं पाए जाते। और आयन का काम क्या होता है दोस्तों, जो आयन होता है उसी में तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, जब चार्जे नहीं होगा जी तो बताओ ये इसमें बिजली सप्लाई कैसे होगा, ठीक है। तो कभी शुद्ध पानी में आप करंट का तार डुबा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई दूषित जल मिला हुआ है तब दोस्तों वहां आयन आ जाएगा, और आयन आने की वजह से दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है कि सड़कों गलियों में प्रकाश लैंपों का संयोजन किस क्रम में होता है, ये भी समानांतर क्रम में होता है, ठीक है। यह भी किस क्रम में रहता है दोस्तों, समानांतर क्रम में रहता है, क्योंकि अगर गलती से श्रेणी क्रम में लगा देंगे, पता चला एक खंबे की लाइट किसी वजह से फ्यूज हो गई, पूरा मार्केट जो है एकदम सूना पड़ गया, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसी वजह से दोस्तों यहां भी समानांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। करेक्ट किस क्रम के संयोजन में उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से प्रत्येक न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। अब आप जानते हैं कि संयोजन तो 2 ही तरह से होता है, या तो समानांतर होगा और या तो श्रेणी वाला होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो समानांतर संयोजन होता है ये उसी की बात कर रहा है, ठीक है, समानांतर क्रम के संयोजन में, ठीक है, समानांतर क्रम के संयोजन में क्या होता है दोस्तों, संयोजन में संयुक्त प्रतिरोध उनमें से प्रत्येक न्यूनतम प्रतिरोध से कम पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो अन्य उपकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि समांतर परिपथ था, तो समानांतर परिपथ में क्या दोस्तों लिखेगा, अन्य उपकरण चलते रहेंगे, ठीक है, अन्य उपकरण चलते रहेंगे, वे बंद नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि परिपथ कैसा, समानांतर परिपथ है। अगर श्रेणी क्रम वाला परिपथ रहता तब तो बंद हो जाता, ठीक है, तब बंद हो जाता, एकदम रट लीजिए इस बात को। करा विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की जो 100 रेटिंग है, रेटिंग 100 का मतलब क्या, मान लीजिए लिखा है कि विद्युत के ऊपर लिखा है कि ये जो है 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, 100 वाट के बल्ब का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में ये 100 जूल खर्च कर रहा होगा। इसका अर्थ क्या होता है, लिखिएगा एक सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च होगी, ठीक है, ऊर्जा खर्च होगी 100 जूल। हाँ, हर सेकंड में दोस्तों 100 जूल ऊर्जा दोस्तों ये खर्च होती है। ये अगर कहीं 100 वाट लिखा तो इसका यही मतलब है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, और समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला थोड़ा सा लग रहा है डाउट में ना, ये क्या है मैं आपको समझा दूं। करा किस क्रम के संयोजन में उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से प्रत्येक न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। देखिए क्यों कम होता है मैं समझा दूं, क्योंकि समानांतर क्रम में ना याद रखिएगा तार अलग अलग होते हैं, ठीक है, तार अलग अलग होते हैं।
कई तार होते हैं ना, उसको फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में एक गड़बड़ हो गया तो आगे कैसे सप्लाई जाएगी, ठीक है। तार कई होते हैं, रास्ते कई होते हैं, इस वजह से उनमें प्रत्येक का न्यूनतम प्रतिरोध पाया जाता है, और जितना कम प्रतिरोध होगा उतना धारा प्रवाह चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आप चीजें याद रखिए, तो चीजें आपको पढ़ाई गई पीछे, ठीक है। समझ में आ गया आज की क्लास? तो इतनी चीजें दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो हमें तो पढ़ना था चुंबक के बारे में, लेकिन बहुत सारे सवाल आज वैद्युत से संबंधित भी थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें जो छूट जाती हैं उनको मैं अगली क्लास में शामिल करता हूं, ठीक है। तो आगे हम चर्चा कर लेंगे चुंबक की, बहुत परेशान ना होइए। अभी मेरी निगाह में कुछ विद्युत के और सवाल बचे हैं, उसको पढ़ लीजिए, तब मैं जो है फिर से एक बार चुंबकत्व पे आऊंगा। तो एक दो लेक्चर स्पेशली मैं आपको चुंबकत्व पे दे दूं, एक लेक्चर तो आपको चुंबकत्व स्पेशली बना के दे दूंगा। हो सकता है उसमें मिक्स सवाल भी आ जाए, कुछ पढ़े हों कुछ ना पढ़े हों, तो जो बच्चे खुचे होंगे वो हम उसमें कवर कर लेंगे। अभी कुछ सवाल मुझे और मिल गए हैं, तो उसकी वजह से मैं अगले लेक्चर में भी, ठीक है, जो हमारा ये फिजिक्स का हमारा 34 नंबर का लेक्चर होने वाला है, ठीक है। 34 का कितना हो जाएगा? कौन सा लेक्चर आज हम लोगों ने कवर किया? आज हम लोगों ने 493 नंबर कवर किया। तो 493 नंबर कितना हो जाएगा? तो 5, हाँ ठीक है, ठीक है, 38 पे आ गए दोस्तों। 39 नंबर का लेक्चर हम लोग कवर करेंगे। तो 39 नंबर वाले लेक्चर में हम लोग फिर से एक बार इन्हीं सब तथ्यों पे चर्चा करेंगे, और कुछ नए नए सवाल भी मुझे मिल गए तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये हमारा नया एप्लीकेशन, इसे डाउनलोड कीजिए, सारी क्लासेज आपको इसी पे मिलती हैं। डेमो क्लास देखिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। कहीं कोई समस्या है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, टीम कनेक्ट होकर आपको जो है समाधान देगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।